नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल नेवरी सर पर एक बार फिर मैं विजेंद्र सिंह नेवरी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना YouTube चैनल जीके के वीडियो के लिए बनाया गया है। इसमें लगातार पिछले 4 दिनों से वीडियो डाले जा रहे हैं। 4 क्लासें हो चुकी हैं और आज अपन राजस्थान भूगोल में सामान्य परिचय की 5वीं क्लास को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। एक बार पुनः सभी मित्रों को, सभी साथियों को, देखने वालों को विजेंद्र सिंह नेवरी की ओर से नमस्कार, राम राम, गणी गणी। तो अपन शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले कल के वीडियो के अंदर एक चैलेंज क्वेश्चन दिया गया था कि रेडक्लिफ जो आयोग था उस आयोग में 5 सदस्य थे अध्यक्ष के सहित, और इन 5 सदस्यों में अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे और बाकी जो 4 सदस्य थे इन चारों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया हमारे YouTube चैनल के प्रिय शिष्य महिपाल सैनी ने। तो महिपाल सैनी, आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस चैलेंज क्वेश्चन का जवाब वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो कल अपन ने पढ़ा था कि जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, उससे पहले के वीडियो में अपन ने जिलों के बनने की प्रक्रिया देखी। पहले अपन ने अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति है राजस्थान की, वो देखी। तो आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के नामकरण की। यानी आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा राजस्थान के नामकरण से लेकर। अब राजस्थान के नामकरण में क्या बातें करेंगे हम, यानी आज जैसा अपन राजस्थान देख रहे हैं, ये राजस्थान कब से अस्तित्व में आया। अपन ने देखा कि वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956, लेकिन ये जो नाम देख रहे हैं अपन राजस्थान, ये कैसे बना, किसने दिया, किसने कहा, कब कहा, किस पुस्तक में लिखा। तो इस नाम की जो ऐतिहासिक विकास यात्रा है, इसको अपन लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अपन जब इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करेंगे तो अपने सामने सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई किसी भी चीज को अपन लोग पढ़ते हैं तब अपने को क्या मिलता है कि उस चीज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो अपने राजस्थान नाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसके लिए अपने को थोड़ा इतिहास में जाना पड़ता है। और जब मैं बात करता हूं इतिहास में, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्थान के नाम से संबंधित कोई साक्ष्य मिलता है? तो अपना उत्तर आएगा राजस्थान के नाम से संबंधित कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। चलो, नहीं मिलता, आगे चलो। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में साथियों वैदिक सभ्यता अपने भारत में पनपी। अब एक सवाल उठता है कि क्या वैदिक सभ्यता में राजस्थान नाम का उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता है? तो अपना उत्तर आएगा बिल्कुल मिलता है। वैदिक जो सभ्यता थी उस सभ्यता में अपन देखते हैं एक ऋग्वेद नाम का ग्रंथ लिखा गया था। 4 वेद थे, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। 4 ही वेद हैं, 4 ही वर्ण हैं। अब ये जो 4 वेद हैं, इनमें ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इस वेद के अंदर राजस्थान का जो नाम है वो नाम मिलता है ब्रह्मवृत। यानी राजस्थान का ऋग्वेद के अंदर क्या नाम मिला? ब्रह्मवृत नाम मिला। लेकिन वर्तमान में तो क्या नाम देखते हैं अपन? वर्तमान में राजस्थान देखते हैं, ब्रह्मवृत नाम मिलता है ऋग्वेद के अंदर। और इसी वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, इसी वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ थे,
उन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर नाम जो है वो मिलता है धानवन प्रदेश। यानी अपने वाले राजस्थान के लिए ब्राह्मण जो ग्रंथ थे वैदिक काल के, उन ग्रंथों में धानवन प्रदेश नाम है ये मिलता है। लेकिन ये दोनों ही नाम वर्तमान में तो नहीं है। फिर अपन आगे चलें कि वैदिक काल के बाद में जब अपन पढ़ते हैं इतिहास, तो मौर्य काल भी आता है, आगे फिर गुप्त काल भी आता है। इसी श्रृंखला में एक ग्रंथ आता है रामायण, जो अभी काफी चर्चा में है। रामायण को लिखा किसने था? तो अपना उत्तर आ गया, रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण के अंदर अपने वाले राजस्थान प्रदेश के लिए एक शब्द काम में लिया, और वो शब्द था मरुकांता। मरुकांता यानी एक रेतीला प्रदेश, रेतीले प्रदेश का स्वामी। लेकिन ये नाम भी अपने राजस्थान का वर्तमान में तो नहीं। फिर के है गुरु जी, सुनो, मरुकांता तो कौन है? इसके बाद में जैसे ही आगे चलते हैं अपन, तो अपने को एक शिलालेख मिलता है, यानी 625 ईस्वी का, विक्रम संवत 682 57 वर्ष आगे चलता है। 625 ईस्वी का अपने को एक शिलालेख मिलता है। कहां पे? बसंतगढ़ शिलालेख। दोस्तों ध्यान देंगे मेरी बात पे। बसंतगढ़ शिलालेख कहां मिलता है? पहला तो यही इसका, बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है सिरोही के अंदर। और सिरोही में एक मंदिर है, खीमल माता का मंदिर, यहां ये शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए एक नाम आता है, राजस्थानियादित्य। यानी आज जो अपन नाम देख रहे हैं इससे मिलता जुलता नाम है। लेकिन जब इस शिलालेख को देखा गया अच्छे ढंग से, तब इतिहासविद जो थे उन्होंने कहा कि ये नाम हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष का हो, ये नाम इस भौगोलिक प्रदेश का नहीं हो सकता, शिलालेख से मिली जानकारियों के अनुसार नहीं हो सकता, अपन में नहीं स्वीकार करें। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अपने पास आगे मध्यकाल में जैसे आएंगे, तो यहां एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नैणसीरी ख्यात। ये ख्यात वात ये ग्रंथों के प्रकार है। और नैणसीरी ख्यात ग्रंथ है, ये मोहनोत नैणसी ने लिखा था, जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबार में रहा करते थे। अब मोहनोत नैणसी ने जो नैणसीरी ख्यात लिखा, इसमें एक जगह राजस्थान शब्द का उल्लेख आया, लेकिन इतिहासविदों ने इसकी बात को भी अस्वीकार कर दिया कि ये नाम इस भौगोलिक प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। ठीक बात है। फिर आगे चले तो ग्रंथ आता है राजरूपक। राजरूपक और राजरूपक जो ग्रंथ है ये वीरभाण ने लिखा था, वीरभाण ने। और राजरूपक ग्रंथ के अंदर भी अपने को राजस्थान नाम मिलता है, लेकिन इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जाता। अब आगे बनेगी कहानी, तो बात लगभग आधुनिक राजस्थान की, आधुनिक भारत के इतिहास से पढ़ते हैं अपन, वहां की करें 1800 ईस्वी की बात है। कब की है? 1800 ईस्वी। और 1800 ईस्वी में, हालांकि अपन ये बात करते हैं ब्रिटिश काल की, तो वहां पे जॉर्ज थॉमस है, वो लगभग 1798 के अंदर ही ग्वालियर क्षेत्र में पहुंच गए थे। लेकिन 1800 ईस्वी अपने को ध्यान रखना है, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके को।
1800 ईस्वी की बातें हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम जॉर्ज थॉमस, गौर करेंगे मेरी बात पे। जॉर्ज जो थॉमस थे, 1800 ईस्वी में इन्होंने ये वाला जो आप प्रदेश देख रहे हैं, इस प्रदेश के लिए एक शब्द काम में लिया, और वो जो शब्द था इस प्रदेश के लिए काम में लिया, वो शब्द था राजपुताना। यानी राजा महाराजाओं के पुत्रों का क्षेत्र राजपुताना। एक विशेष प्रश्न मैं आपको बता दूं, यहां पे प्रश्न यूं बन सकता है कि राजपुताना नाम किसने दिया, तो अपना उत्तर आएगा राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया। राजपुताना नाम मौखिक रूप से कहा जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन जॉर्ज थॉमस का ही एक मित्र था, बिल्कुल फ्रैंक रहने वाला, फ्रैंकलिन। कौन था? फ्रैंकलिन, बिल्कुल फ्रैंक रहने वाला फ्रैंकलिन। मित्र से तो सभी बातें शेयर की ही जाती हैं, तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने भी अपने मित्र के साथ जब बातचीत की, पार्टी वगैरह तो किया ही करते थे ना, तो उन्होंने कहा यार ये वाला जो प्रदेश है इसको तो राजपुताना कहा जाना चाहिए। तो उनकी उस कही गई मौखिक बात को लिखित रूप में देने का जो काम किया दोस्तों, वो काम किया किसने? 1805 ईस्वी के 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन। याद करना, यहां पे मैं एक विशेष प्रश्न बनाने जा रहा हूं। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने नाम क्या दिया? राजपुताना। अब जॉर्ज थॉमस ने केवल मौखिक रूप से कहा है, इन्होंने कहा है, और उनकी कही हुई बात को विलियम फ्रैंकलिन ने लिख दिया है। यानी प्रश्न बना, राजपुताना नाम है, ये किस विद्वान की कृति में मिलता है? कृति अगर पूछी जाएगी तो विलियम फ्रैंकलिन आ जाएगा। यानी किस विद्वान की कृति में मिला? विलियम फ्रैंकलिन की कृति में मिला। अब आप कहेंगे विलियम फ्रैंकलिन ने कौन सी कृति लिखी थी गुरुजी? तो सुनिए मेरी बात। विलियम फ्रैंकलिन चूंकि इनका दोस्त था, तो विलियम फ्रैंकलिन ने अपने दोस्त की याद के अंदर एक बड़ा सा ग्रंथ लिखा, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ग्रंथ का क्या नाम है? यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इस पुस्तक के अंदर लिखित साक्ष्य दे दिया। अब मेरे प्रश्न को सुन, आरपीएससी फर्स्ट ईयर 2016 का प्रश्न है, जिसके जीके में लोगों के कुछ भी नंबर नहीं आए थे। प्रश्न ये था वहां कि राजपुताना नाम किस विद्वान की कृति में मिलता है? अब यहां राजपुताना नाम, अगर राजस्थान रायखान ये कहे तो अपन कर्नल जेम्स टोड करते हैं। राजपुताना नाम किस विद्वान की कृति में मिलता है? विद्वान की कृति में मिलता है तो मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किसने लिखी? फ्रैंकलिन ने। और दिया किसने? तो अपना उत्तर आएगा राजपुताना ने, लेकिन इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया। अब दोस्तों आपको पता है 1817-18 के अंदर पश्चिमी प्रांत के और विशेषकर उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति हो जाती है। अब कर्नल जेम्स टोड जैसे ही वहां पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहते हैं, तो वो वहां गांवों में घूम घूम करके, एक घोड़े पे रह के गांव में घूमते, बड़ी सारी दाढ़ी, बड़ा सारा कोट पहन के। ग्रामीण क्षेत्रों में उनको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता था, पहले कहा जाता था, फिर लिख दिया गया
और अब आरपीसी अपने से प्रश्न भी पूछने लग गई है कि घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। यानी घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। अब बात करते हैं अपन कि जो घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, तो पानी वाला बाबा किसे कहा जाएगा? वाटरमैन। वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र मल टांक को। फिर प्रश्न बनेगा मैन तो गुरुजी और भी है, टाइगर मैन। टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश संखला को। गुरुजी मैन तो और भी है, बर्डमैन। बर्डमैन कहा जाता है मिस्टर सलीम अली को, पक्षियों के लिए काम कर रहे हैं। मैन तो और भी है, मंकी मैन। मंकी मैन कहा जाता है जानकी लाल भांड को। जानकी लाल भांड नहीं, फिर बोले मंकी मैन। तो अपन आप बात करें घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड। अब 1829 की बातें कर ले अपन। कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड जो थे, इन कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक आती है। पुस्तक इन्होंने हालांकि द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये पुस्तक भी नहीं की है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत की यात्रा। लेकिन एक पुस्तक आती है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको पता है, अगर मैं यहां पे इंडिया बना देता हूं, ये अपना राजस्थान है, तो ये इधर सेंट्रल और वेस्टर्न राजपूत स्टेट जितने भी थे उनकी कहानी लिखी। और इस पुस्तक का एक भाग जो अपन कह दें वो आता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों यहां आपके सामने प्रश्न बन गया कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में राजस्थान के इतिहास का, जिसे अपन जनक कहते हैं, फादर कहते हैं, पापा डैडी जो मर्जी थे बोलो, यानी कर्नल जेम्स टोड जो है कि आपकी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के मायने शब्द लिखे हैं। के लिखे है शब्द? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। यानी गौर करना मेरी बात पे, राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। रायथान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। रजवाड़ा नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। और इन तीनों को लिखा भी किसने? इन तीनों को लिखने का जो काम किया दोस्तों, वो भी किया कर्नल जेम्स टोड। यानी बोला भी इन्होंने और लिखा भी इन्होंने। लेकिन कंफ्यूज कहां होंगे? राजपुताना नाम दिया तो किसने, बोला तो किसने? जॉर्ज थॉमस ने। और लिखा किसने था? विलियम फ्रैंकलिन ने। अब इनका भी एक दोस्त था। इनका एक जो दोस्त था वो था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक। विलियम जो क्रूक था उसने इन पुस्तकों का संपादन कार्य करवाया था। 1835 में चूंकि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है, एक प्रश्न यह भी बनेगा दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड ने ये इतिहास लेखन का कार्य लंदन में किया था और लंदन में ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चूंकि कर्नल जेम्स टोड ने इतने बड़े ग्रंथ का लेखन किया राजस्थान के संदर्भ में, आधुनिक राजस्थान की बहुत सारी जानकारियां देते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है, फिर भी कुछ एक गलत जानकारी इन्होंने दी है। इनके जो गुरु हुआ करते थे जिन्होंने इनको इतिहास लेखन में काफी मदद की,
वो हुआ करते थे जैन गुरु यति ज्ञानचंद्र। और इन्होंने अपने जितने भी ग्रंथ वगैरह थे वो अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित कर दिए। प्रश्न यूं बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ किसे समर्पित कर दिए? तो दोस्तों अपना उत्तर बनेगा कर्नल जो जेम्स टोड थे उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं वो किसे समर्पित कर दिए? वो अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र। अब यति ज्ञानचंद्र को समर्पित कर दिए। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को तो राजस्थान नाम दे दिया, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां और फैक्ट की भी बातें कर लेता हूं कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा, तो आपका उत्तर आएगा कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था? बताइए जरा फटाक से। नहीं पता? मेवाड़ की थर्मोपोली। दिवेर के युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन। दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। और इसी श्रृंखला में कर्नल जेम्स टोड एक बार घूमते घूमते गुरु शिखर पे चले जाते हैं। और गुरु शिखर के बारे में, चूंकि गुरु शिखर एक ऐसी जगह थी जहां संत रहा करते थे, तो इसे कहा जाता है संतों का शिखर। यानी राजस्थान की सर्वोच्च जो चोटी गुरु शिखर है, इसे संतों का शिखर किसने कहा? तो अपना उत्तर आएगा कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और कर्नल जेम्स टोड ने ही इसे क्या कहा? इसे कहा हिंदुओं का ओलंपस। प्रश्न बने दो कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदुओं का ओलंपस किसे कहा? तो अपना उत्तर आएगा कर्नल जेम्स टोड ने हिंदुओं का ओलंपस कहा गुरु शिखर को, और संतों का शिखर भी किसे कहा है? गुरु शिखर को। चलो इतिहास में और भी बात करेंगे अपन। अब विलियम क्रूक ने क्या किया? इन पुस्तकों का संपादन कार्य करवाया। तो 1835 के अंदर राजस्थान के इतिहास लेखन का जिन्होंने विस्तृत रूप से काम किया कर्नल जेम्स टोड, उनकी मृत्यु हो जाती है और राजस्थान नाम अपना अस्तित्व में आ गया। अब राजस्थान नाम आ गया अस्तित्व में। इसके बाद में जब एकीकरण चल रहा था, एकीकरण के पहले चरण में कोई राजस्थान नाम नहीं था, मत्स्य संघ नाम था। लेकिन जब एकीकरण का दूसरा चरण पूरा होता है, जिसके अंदर 9 रियासतें शामिल की जाती, ठिकाना शामिल किया जाता है, उस दौरान राजस्थान नाम पहली बार आया। यानी इस 1829 में लिखा गया, 1835 में उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद में यह नाम कब आया? यह नाम है 1948 के अंदर एक वैधानिक रूप से सामने आया। हालांकि उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने उद्बोधन के अंदर राजस्थान नाम का उल्लेख कर चुके थे। अब इस नाम को संविधान ने मान्यता कब दी? तो 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू होता है, उस समय राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता दे दी जाती है और 1 नवंबर 1956 से दोस्तों राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में सामने है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं आप, वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ जो भी है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। अब ये जो राजस्थान का नामकरण वाली आप देख रहे हैं, एक बार फिर मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई नाम मिला है? नहीं मिला। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता में नाम मिला है, ब्रह्मवर्त मिला, ब्राह्मण ग्रंथों में धानवन प्रदेश, रामायण के अंदर मरुकांतार, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी आदित्य, नैनसिरी ख्यात में नाम मिलता है राजस्थान, और राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा, कर्नल जेम्स टोड ने द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया लिखा, और आपके उस ग्रंथ के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान था और वहां पे इन्होंने राजस्थान या राजस्थान नाम दिया। तो ये राजस्थान नाम की जानकारी थी। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि इस राजस्थान नाम की ये ऐतिहासिक यात्रा केवल राजस्थान नाम की रही। लेकिन अब अपन बात करें कि राजस्थान में कौन से भाग को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? कौन से भाग को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो जरा गौर कीजिए। यहां मैं यूं कहूं कि पूरा का पूरा राजस्थान का आपने देख लिया, प्राचीन समय में किस प्रकार इसके नामकरण की जो विकास यात्रा है वो चल करके आई। अब जरा गौर कीजिए मेरी बात पर। अपना राजस्थान पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे राजस्थान के मानचित्र की आउटलाइन बना दी है। ये अपना राजस्थान है, यानी प्राचीन समय में अपना जो उत्तरी राजस्थान है, इस राजस्थान को कहा जाता था दोस्तों योद्धेय क्षेत्र।
यानी योद्धे क्षेत्र के नाम से किस वाले भाग को जाना जाता था? उत्तरी राजस्थान को। हालांकि गंगानगर हनुमानगढ़ को नाली क्षेत्र कहा जाता है, थली क्षेत्र कहा जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले भाग को। अब ये जो योद्धे क्षेत्र था, इसके नीचे ये जो अपन बीकानेर वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इस बीकानेर वाले क्षेत्र का नाम था जांगल प्रदेश। और इसीलिए जब अपन बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पे अपन जांगलधर बादशाह की उपाधि के रूप में अगर कहां के शासकों की उपाधियां देखेंगे तो वो केवल बीकानेर के शासकों की उपाधियां ही होंगी। जांगल देश बीकानेर वाला क्षेत्र, कुछ जोधपुर का भी क्षेत्र आता था इसमें, क्योंकि जोधपुर और बीकानेर एक ही राजवंश। भाई बीकानेर कहां से, बीकाजी कहां से गए थे? मारवाड़ से ही गए थे ना। अब बात करें जांगल प्रदेश में जो नीचे वाला भाग था, इसे माद्रे जांगला या भाद्रे जांगला कहा जाता है, और जो ऊपर वाला भाग है इसे कहा जाता है दोस्तों पुरु जांगला। अब जैसे ही आगे चलते हैं अपन, जांगल प्रदेश इसका एक बड़ा क्षेत्र और अपन यूं कहें इसके एक राजधानी के रूप में ही काम करने वाला क्षेत्र था, वो था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान में कौन से जिले के अंदर? तो अपना उत्तर आएगा अहिछत्रपुर, वर्तमान नागौर के अंदर। इस जांगल प्रदेश का ही ये वाला जो भाग था, उत्तर पश्चिम भाग, इसे कहा गया जोहाय वाटी। यानी वर्तमान में जिसे अपन जोहड़बीड़ कहते हैं, जहां पे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है, जहां पे बेर और खजूर का अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर, उसे प्राचीन समय में कहा जाता था जोहाय वाटी। फिर जैसे ही आता है दोस्तों यहाँ पे ये जो जैसलमेर वाला इलाका देख रहे हैं, इसे कहा गया मरु प्रदेश, इसे कहा गया वल्ल प्रदेश, और इसे कहा जाता है दुंगल प्रदेश। यानी मरु प्रदेश, वल्ल प्रदेश और दुंगल प्रदेश के नाम से कौन से भाग को जाना जाता है? तो अपना उत्तर आएगा जैसलमेर वाले भाग को जाना जाता है। फिर नीचे बाड़मेर वाला जो क्षेत्र था, इसे कहा गया श्रीमाल। जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपन, जालोर वाला क्षेत्र आप जानते ही हैं, भीनमाल। हालांकि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों को एक नाम से और भी जाना जाता है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, त्रिवेणी। यानी त्रिवेणी के नाम से भी जैसलमेर और बाड़मेर को जाना जाता है। जालोर के तो बहुत सारे नाम इतिहास के अंदर मिल जाएंगे आपको। जाबालीपुर के नाम से किसे जाना जाता है? जालोर को जाना जाता है। जलालाबाद के नाम से किसे जाना जाता है? जालोर को जाना जाता है। सत्तेपुर के नाम से किसे जाना जाता है? जालोर के अंदर सांचोर नाम की जगह है, वहां नेहड़ नाम की जगह है, ये भी। और आरबुद जो प्रदेश है, आरबुद प्रदेश माउंट आबू से वैसे याद रहेगा सिर्फ। जैसे ही नीचे आते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है मेवाड़, और इसे ही कहा जाता है मेदपाट। मानचित्र में लगभग जितने कवर हो जाएंगे उतने मैं यहां करवा दूंगा। बाकी अपन जो दो चार नाम बचेंगे जिनकी मैप में लोकेशन की स्थिति कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी अपन आपको फोटो वगैरह टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जल्दी ही सेंड कर देंगे। मेवाड़ और मेदपाट, यानी मेवाड़ और मेदपाट ये उदयपुर वाला क्षेत्र था, इसे ही प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। और जैसे अपन नीचे आते हैं, ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भाग है इसका नाम आता है व्याघ्र घाट, और ये जो व्याघ्र घाट है इसी को कहते हैं वागड़ प्रदेश। यानी वागड़ प्रदेश के नाम से कौन सा जाना जाता है? व्याघ्र घाट के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो अपना उत्तर आएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर बढ़े दोस्तों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वाला जो भाग है इसे कहा जाता है कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश के नाम से प्रतापगढ़ वाला जो भाग है ये प्राचीन समय में जाना जाता है। कांठल का मतलब नदी का किनारा, और ये नदी के किनारे। कांठल के बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़, ये अपने आप में एक यहां सीवी जनपद हुआ करता था, और सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी नगरी मध्यमिका। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये झालावाड़। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, इन सबको मिला के कहते हैं हाड़ौती। हाड़ा राजवंश के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? हाड़ौती। और हाड़ौती वाला ये जो क्षेत्र है
इसे ही कहा जाता है हय क्षेत्र। झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है मालव प्रदेश। मालव प्रदेश या फिर दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं पालन प्रदेश। मालव प्रदेश या फिर पालन प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहां करौली जिला आ जाता है अपना। करौली वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है गोपालपाल। और करौली से लेकर के धौलपुर यूपी तक पहुंच जाए तो यहां एक प्राचीन समय में इतिहास की जब बात आएगी वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे इनकी। सूरसेन महाजनपद हुआ करता था और सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी मथुरा। ये रीट एग्जाम 2018 में प्रश्न आया हुआ है। रीट एग्जाम 2018 में प्रश्न आया था कि सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सामान्य प्रश्न, सामान्य परिचय से। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला जो क्षेत्र है धौलपुर और ये वाला ये भरतपुर, ये धौलपुर, इन्हें मिला के ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये अलवर, ये भरतपुर, इसे कहा जाता है मेवात। मेवात नाम याद करने से 5-6 प्रश्न याद हो जाते हैं। मेवात कौन सा क्षेत्र है? अलवर भरतपुर। मेवाती नस्ल कहां मिलती है? अलवर भरतपुर में गाय की नस्ल। प्रश्न बन जाए कि मेव विकास कार्यक्रम कहां चल रहा है? अलवर भरतपुर में चल रहा है। मेवाती बोली कहां बोली जाती है? अलवर भरतपुर में बोली जाती है जी। मेव किसान आंदोलन कहां हुए? अलवर भरतपुर में हुए जी। तो ये मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं जयपुर वाला क्षेत्र। अब ये जयपुर से लेके अलवर तक का जो भाग था ये मत्स्य महाजनपद था। और दोस्तों इस मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो विराटनगर, जिसे अपन बेराट भी कहते हैं। हालांकि जयपुर के बहुत सारे नाम हैं लेकिन मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित करें तो एक पर्याप्त है। बाकी सांभर भी जयपुर वाला क्षेत्र है, शाकंभरी भी जयपुर वाला क्षेत्र है। अपने को यहाँ मत्स्य नगर प्राचीन नामों की बात कर रहे हैं। मत्स्य नगर विराटनगर के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। अब अलवर के इस वाले भाग से लेकर के और दिल्ली तक फैला, यानी मत्स्य के उत्तर पूर्व से इधर फैला हुआ एक जनपद, इसका नाम था कुरु जनपद। कुरु जो जनपद था, इस कुरु जनपद की राजधानी दोस्तों ये इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में दिल्ली है। अब आ गया अपना कौन सा? सीकर, झुंझुनू, चूरू। इस क्षेत्र को कहा जाता था शेखावाटी प्रदेश। महाराज शेखा जी जो नारी अस्मिता के लिए, यानी नारी सम्मान के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था, गरीब के हितैषी, बिल्कुल पिछड़े वर्ग के हितैषी के रूप में काम करने वाले महाराज शेखा जी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? शेखावाटी। शेखावाटी के बाद में अपन बात करते हैं कि ये वाला जो है अपन देख रहे हैं चूरू, और चूरू से लेकर नागौर के बीच में इस प्रदेश को कहा जाता था सुजला। सुजला प्रदेश इसके बीच में चूरू और नागौर के बीच। फिर आगे बढ़ते हैं, ये नागौर देख रहे हैं आप, यही क्षेत्र को। यहां इस नागौर और जयपुर, यहां एक क्षेत्र और भी था, सपाद लक्ष्य, ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। फिर नीचे बढ़ते हैं अजमेर। ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता था अजमेर मेरवाड़ा। और टोंक वाला जो क्षेत्र था इसे कहा जाता था खेराड़ क्षेत्र। अब बच गया जोधपुर पाली, क्योंकि जब इतिहास में बात आती है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की, गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था उस राजवंश का मुख्य क्षेत्र ये था। उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर को भी बनाया था, भीनमाल को बनाया था, लेकिन मुख्य रूप से इनका जोधपुर मंडोर वाला क्षेत्र था। और उसी आधार पर इस प्रदेश का नाम पड़ गया गुर्जर तरा प्रदेश। यानी गुर्जर तरा प्रदेश के नाम से कौन सा भाग जाना जाता है? तो अपना उत्तर आएगा गुर्जर तरा प्रदेश के नाम से जोधपुर वाला भाग है और आपका पाली वाला भाग इसको जाना जाता है। ये मानचित्र के ऊपर राजस्थान के जो प्राचीन नाम है इनकी जानकारी। एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों ये तो थी बातें राजस्थान के नामकरण की, राजस्थान के प्राचीन नाम की। अब अपन बात करते हैं आगे कि कल वाला चैलेंज क्वेश्चन क्या था। कल वाला चैलेंज क्वेश्चन था रेडक्लिफ आयोग में कितने सदस्य थे? रेडक्लिफ आयोग में सदस्य थे दोस्तों 5,
हालांकि रेडक्लिफ आयोग में 2 बोर्ड बने थे, एक बोर्ड बना था पंजाब बोर्ड, एक बोर्ड बना था बंगाल बोर्ड। बंगाल बोर्ड वाला जो वर्तमान बांग्लादेश देख रहे हैं उस वाले पाकिस्तान के लिए था, और ये वाला पंजाब बोर्ड जो देख रहे हैं अपन, ये वर्तमान वाले पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है। इसके अंदर टोटल 5 मेंबर थे, 2 मेंबर मुस्लिम लीग से थे। चूंकि मैं लिखूंगा इसलिए नहीं, आप भी कॉपी और पेन लेके बैठे। दीन मोहम्मद और मोहम्मद उमर, ये दोनों मुस्लिम लीग से थे। और तेज सिंह और जस्टिस मेहर चंद महाजन, ये कांग्रेस। जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेज सिंह ये कांग्रेस से थे। दीन मोहम्मद, मोहम्मद उमर, ये दोनों मुस्लिम लीग से थे। रेडक्लिफ स्वयं थे। कुल मिला के 5 सदस्यों का आयोग था। जिस आयोग ने रिपोर्ट दी उसी के आधार पर सीमा बनी। आज का जो चैलेंज क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको दिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जो थे, उन कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी, ये पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई और इनकी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया। चैलेंज प्रश्न फिर सुनिए, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई और इनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने लिखा। इसका जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो भी करेगा उसका नाम कल के वीडियो में लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। आप लोग जैसे जैसे जानकारी देंगे, जैसे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला बढ़ता चला जाएगा। और जब हौसला बढ़ता है तब कुछ भी हो सकता है। आप जुनूनी होके बैठ जाइए, मैं भी जुनून के साथ लग जाऊंगा। किसी ने कहा था, यानी कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी खून में होती है, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी खून में होती है, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी जून में होती है, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी ऊन में होती है और हम कहते हैं गर्मी बंदे के जुनून में होती है। अगर जुनून के साथ आप लगे रहे तो मैं भी पूरे जुनून के साथ लगा रहूंगा। इसी जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।